हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर की पूरी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आज हम समझेंगे लाइन बाय लाइन, और उसके बाद में नोट डाउन भी करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पे दे रखे हैं। सबसे पहले है व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो उसे हम प्योर कहते हैं। ये तो हमने आम भाषा में बात की। अब अगर हम इसको टेक्निकल केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो क्या होगा ये? अ प्योर सब्सटेंस इज वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ, अगर कार्बन है तो सिर्फ कार्बन के एटम से बना हुआ, जैसे कि हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल नेचर। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो याद कीजिए, जब मैंने ये चैप्टर आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था तो मैंने समझाया था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। कंपाउंड्स का एक एग्जांपल दे देती हूँ, H2O। कंपाउंड्स का डेफिनेशन होता है बच्चों, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देता है? H2O यानी कि वाटर। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो सबसे पहली बात है, मिक्सचर का मतलब होता है कोई भी चीज़ें जो मिक्स होती हैं। अब होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय चैप्टर एग्जांपल दिया था कि अगर आप नींबू पानी बना रहे हैं, उसमें पानी लिया, नींबू लिया, नमक लिया, शक्कर ली, सारी चीज़ें मिक्स की। अब आप ग्लास में कहीं से भी जूस को सिप भर के पीजिए, आप जूस पियेंगे तो आपको सेम टेस्ट आएगा, सेम कलर, हर एक चीज़ सेम। लेकिन वहीं अगर आप एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, उसमें थोड़े से मेटल के पीसेस डाल दीजिए, तो आप देखेंगे उस बिल्कुल कॉम्पोजिशन जो भी है वो सब बिल्कुल अलग होगा, कलर भी इक्वल नहीं होगा, टेस्ट भी इक्वल नहीं होगा। तो होमोजीनियस का मतलब होता है जो भी मिक्सचर है वो सेम है ऊपर से नीचे तक एकदम, और हेट्रो का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम नहीं है। तो देखो, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। For example, salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. A heterogeneous mixture is a mixture having a non-uniform composition throughout the mixture. For example, sodium chloride, iron filling, salt and sulfur, oil and water. अगर आप पानी के अंदर तेल डाल देंगे तो आप देखेंगे पानी और तेल कभी भी मिक्स नहीं होगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और अगर आप पानी के अंदर नमक डालेंगे तो आपको नमक दिखाई नहीं देगा, नमक पानी के अंदर पूरा का पूरा घुल जाएगा। तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पेज नंबर 18 पे है। तो यहाँ पे वापस से दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विथ एग्जांपल। तो अभी हमने जो ऊपर देखा था उसी तरीके से यहाँ पे आप फिर से आंसर दे देंगे, और यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ चीज़ें मैंने और एक्स्ट्रा ऐड की हैं। तो देखो, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। For example, mixture of salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. Copper sulfate blue color का होता है। Iodine in alcohol, alloy, alloy का मतलब होता है जब metals को हम mix करते हैं, जैसे हम लोग अलमारी बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें 2 से 3 4 मेटल का यूज़ करते हैं, जैसे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो बच्चों, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स कभी भी हम 24 कैरेट्स के नहीं बनाते, हम उसमें मिलावट करते हैं, थोड़ा चांदी डालते हैं, प्लेटिनम डालते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए। एंड एयर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। अब आप किसी भी एरिया में चले जाओ, कहीं से भी ऑक्सीजन लोगे तो हर जगह पे एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, लाइक ऐसा नहीं होता है। अब देखो, ऑन द अदर हैंड अ heterogeneous मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो फॉर एग्जाम्पल हो गया कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक, और आयरन फिलिंग्स। अगर मैं लोहे के टुकड़े आपके नमक में ऐड कर दूं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट सा एक तरह का मिक्सचर हो गया।
सॉल्ट एंड सल्फर देख लो, ऑयल एंड वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, कभी भी चॉक पाउडर पानी में घुलेगा नहीं। आटे को हम पानी में मिक्स कर दें, फिर मिल्क इन वाटर, तो मिल्क इन वाटर आप सोच रहे होंगे तो आसानी से घुल जाता है, नहीं बच्चों, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, दूध और पानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आप ये चीज़ अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, मम्मी के साथ में किचन में चेक कर सकते हैं, दूध थोड़ा सा अलग हो जाएगा पानी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सोल का मतलब होता है, सोल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, तो ऑल्सो दे सीम टू बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस मिक्सचर। तो एग्जाम्पल हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मड। अब बच्चों सोल में क्या होता है कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना कि हमको पता ही नहीं चलता है कि पार्टिकल्स हैं भी या नहीं। और टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट यानी आपने बहुत बारी महसूस किया होगा, सुबह सुबह जब आप उठते हो, सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर एंटर करती है, आप देखते हो बहुत सारे धूल के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स वो धूल के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, और इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब देखो सॉल्यूशन का मतलब तो क्या होता है भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन। अब वो दोनों तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो देखो सॉल्यूशन is a homogeneous mixture. In this mixture the solute particles dissolve and spread uniformly throughout the mixture. टिंडल इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन को हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में ले रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सच्चे सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, घुल जाता है, जिस भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं। एक और चीज़ याद रखना स्टूडेंट, सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, क्योंकि सॉल्यूट को हम घोलते हैं सॉल्वेंट के अंदर। फिर है नेक्स्ट सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, लटकना बीच में, ना पूरी तरह से घुल रहा है ना पूरी तरीके से बच रहा है, ठीक है, थोड़ा घुल गया थोड़ा नहीं घुला। तो देखो सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, इन दिस मिक्सचर्स द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई। हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे पानी के अंदर अगर हम मिट्टी को घोल दें तो वो हमें आसानी से दिखेगी, और एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ द मीडियम, द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस मिक्सचर। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं, जैसे चॉक पाउडर हो गया पानी में, व्हीट फ्लोर हो गया पानी में, आटा। अब आप क्या कीजिए, कांच का ग्लास लीजिए, उसमें चॉक पाउडर पानी के अंदर डालिए। अब आप जो कांच के ग्लास में लाइट अंदर मारेंगे तो पूरे के पूरे कांच के ग्लास में क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक हमारा, इसे क्या कहते हैं, हम न्यूमेरिकल कहते हैं। जब भी कोई कैलकुलेटिव पोर्शन आता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो हम उसे न्यूमेरिकल कहते हैं। तो देखो टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो अब फर्दर घुलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप एक पानी के अंदर क्या कर रहे हो, शक्कर को घोल रहे हो, तो कुछ देर तक तो वो घुल जाएगी, फिर वो घुलना बंद कर देगी। तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हमने 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया है, मतलब नमक, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर। तो 293 केल्विन टेम्परेचर आपको पता है, 273 हम किसी भी चीज़ में प्लस करेंगे तो वो केल्विन बन जाएगा। तो बता दे, ये देख लीजिए कि ये कितना हो रहा है, हमें साफ पता चल जाएगा, ठीक है, 293 केल्विन। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई। तो फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, तो कॉन्सेंट्रेशन पता करना है हमको कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है इसका अमाउंट। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट है 36 ग्राम, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी का दिया हुआ है 100 ग्राम। तो बच्चों अगर हमें ये पता करना होता है कि 500 में से अगर टोटल मार्क्स है 500, और अगर मैं आपसे कहूँ मुझे सिर्फ मैथ्स के परसेंटेज बता दो, तो आप क्या करोगे, टोटल मार्क्स ले लोगे, उसमें से मैथ्स का जितना भी मार्क्स आया है उसको आप डिवाइड कर दोगे, इनटू 100 कर दोगे, तो आपके पास में परसेंटेज आ जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है
तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि टोटल निकालना है। तो देखो टोटल कितना हो गया, 36 प्लस 100 136। अब क्या करा हमने, सॉल्यूट लिया, क्योंकि हमें सॉल्यूट कितना डाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, उसका परसेंटेज पता करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 36 है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा कितना, टोटल 136 ग्राम्स। तो क्या हो जाएगा, 36 अपॉन 136 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 26.4%। तो पूरा का पूरा 26.4% जितना अमाउंट घुला हुआ है। अब नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। अगर कोई मिक्सचर है जिसमें कैरोसिन है, पेट्रोल है, दोनों मिक्स है, तो आप इनको कैसे सेपरेट करोगे। डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, विच आर मिसिबल विथ ईच अदर। अब ये दोनों एक दूसरे में क्या है, घुले हुए हैं, मिक्स है, ठीक है। मिसिबल और इमिसिबल तो आपको पता ही है। तो देखो इसको हम कैसे अलग करेंगे, तो बच्चों इसको हम डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन तो आपको पता ही है, जब हम हीट करते हैं, इवोपोरेट करते हैं, और फिर वापस से उसको क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। कोई भी चीज़ चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं हम लोग, कोई भी लिक्विड जब हम उसको बॉयल करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उसको ठंडा कर देंगे तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स more than 25 degrees Celsius can be separated by the method of distillation. Thus kerosene and petrol can be separated by distillation. तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने थर्मोमीटर लगा लिया, हमें पता चल जाएगा कि पहले जो लिक्विड उड़ के आएगा उसके बाद हम बीकर को उठा लेंगे, फिर 25 डिग्री और बॉईल करेंगे, 25 डिग्री और बढ़ जाएगा, फिर दूसरा लिक्विड भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो चलो अब देखते हैं इसको आगे। तो आपको डायग्राम भी बनाना है। फिर देखो, इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो ये जो गोल आपने बॉटल देखी, दैट इज डिस्टिलेशन फ्लास्क विथ अ थर्मोमीटर फिटेड इन इट। वी ऑल्सो नीड अ बीकर, अ वाटर कंडेंसर, कंडेंसर मतलब जो वेपर्स को क्या कर दे, ठंडा, एंड अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर का काम क्या है, नीचे से हीट देना। द apparatus is arranged as shown in the above figure. Then the mixture is heated slowly. हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मिक्सचर को हीट करेंगे। द थर्मामीटर शुड बी वॉच्ड साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली का मतलब होता है धीरे धीरे हम गर्म करते जाएंगे, बार बार देखते जाएंगे कि कितना डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। कैरोसिन विल वेपराइज एंड कंडेंस इन द वाटर कंडेंसर। सबसे पहले कैरोसिन उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा, फिर हम उसको ठंडा कर लेंगे, वापस लिक्विड बन के उसको हटा लेंगे। द कंडेंस्ड कैरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, वेयर एज पेट्रोल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। और पेट्रोल कहाँ रह जाएगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। अगर हमें बटर यानी कि मक्खन को कर्ड में से, दही में से अलग करना है, सॉल्ट को सी वाटर में से अलग करना है, और कैंपर को सॉल्ट में से अलग करना है, तो सबसे पहले तो भाई दही में से मक्खन को अलग करने के लिए तो हमें उसकी छाछ बनानी पड़ेगी, और छाछ बनाने के लिए तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करेंगे। उस मतलब जो भी दही का बर्तन है उसके अंदर हम बीचों बीच इतना ज़ोर से उसको हिलाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करेंगे, फिर वो ब्लेंडर से करो या फिर वो ऐसे हाथ से दैट बिलोनी से करो, तो आपको क्या हो जाएगा, बटर यानी मक्खन ऊपर आ जाएगा। फिर देखो, क्योंकि बटर क्या होता है, हल्का होता है। फिर देखो सॉल्ट को हम सी वाटर में से कैसे निकालेंगे बच्चों, इवोपोरेशन करेंगे। आपने देखा होगा नमक कैसे बनता है, इवोपोरेशन करवाते हैं सी वाटर का, पानी उड़ जाएगा भाप बन के, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे नमक बच जाएगा। फिर एक कैंपर, तो कैंपर और सॉल्ट के लिए हमने टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी देखी है। कैंपर सॉलिड होता है, सॉल्ट भी सॉलिड होता है, तो हम क्या करेंगे, एक इवोपोरेटिंग डिश में से जब जैसे ही कैंपर को उड़ाएंगे, कैंपर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन कर जाएगा और अलग हट जाएगा, और हमें सॉल्ट मिल जाएगा। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को इवोपोरेट करवाएंगे बच्चों,
या फिर हम उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, इतना ज़्यादा हीट करेंगे तो सारा का सारा वाटर इवोपोरेट हो जाएगा और फिर वहाँ पे नीचे सॉलिड क्रिस्टल्स बच जाएंगे। तो देखो, बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी। तो दरिया के पानी को हम क्या करते हैं, इतना इवोपोरेट करवा देते हैं तो वहाँ से वाटर इवोपोरेट हो जाता है और नीचे सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट मिल जाता है। क्रिस्टल्स ऑफ एलम। तो बच्चों आपको फिटकरी तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से पूछ लो, आपके किचन में फिटकरी अवेलेबल होगी। तो ये फिटकरी और ये सब कुछ हम लोग इसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही इनको हम निकाल पाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। तो ये तो बड़ा ही आसान है भाई, केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कटिंग ऑफ ट्री। तो भाई पेड़ को काटना, पेड़ तो फिर से बढ़ जाएगा, फिर काट देंगे फिर से बढ़ जाएगा, तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। यहाँ पे देखो आंसर्स लिखे हुए हैं। फिर यहाँ देखो मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। तो बटर को हम पिघला देंगे, बटर फिर ठंडा कर देंगे, फिर से वापस से वो सॉलिड हो जाएगा, फिर पिघला देंगे फिर ठंडा होगा, सॉलिड हो जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अलमीरा यानी जो अलमारी होती है हमारे घर में, और उस लोहे की अगर होती है उस पे जंग लग जाता है, तो एक बार जंग लगने के बाद वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जंग कैसा होता है, ब्राउन कलर की एक लेयर होती है, लोहे पे लगती है। तो ये कैसा है, केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम। तो भाई स्टीम में से मतलब भाप में से पानी में से भाप बन जाएगी, टू फॉर्म स्टीम। तो ये तो कैसा है, फिजिकल चेंज है। आप स्टीम को ठंडा कर दो, वापस पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा वेपर्स फेजेस का इंटरचेंज हो रहा है। फिर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग में हम जब इसको डिवाइड कर देंगे, अलग कर देंगे, पानी में से H अलग, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो ये केमिकल चेंज होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर देखो डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। नमक को अगर आप पानी में घोल रहे हो, इवोपोरेट कर दो पानी, पानी अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारा फिर से एक फिजिकल चेंज। फिर मेकिंग अ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स एंड। तो फ्रूट सलाद हम बना रहे हैं, तो फ्रूट सलाद क्या है भाई, सारे के सारे कच्चे फ्रूट्स हैं, आपस में हमने एक सलाद बनाया है। क्या कर दिया, सारे फ्रूट्स को रख दिया अलग अलग, तो ये फिजिकल चेंज है। फिर देखो बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। तो अगर एक बार हम लकड़ी को जला देंगे या पेपर को जला देंगे, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, तो वो होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो अगर हम पेपर को, वुड को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, राख बनेगी उससे, है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, केमिकल चेंज में नई चीज़ बनती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स। तो यहाँ पे देखो प्योर सब्सटेंस हमारे आसपास कौन सा होता है, पानी, नमक, शुगर, ये सब नेचर से मिल रहा है। ठीक है, मिक्सचर देखो तो सॉल्ट वाटर, सॉइल, वुड, ये सारे हमारे क्या है, मिक्सचर्स हैं। स्पॉन्ज है, मिल्क है, बटर है, क्लोथ्स है, फूड है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। विच सेपरेशन टेक्निक्स विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर। तो सबसे पहले तो बच्चों सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक पानी में, तो क्या करेंगे भाई, इवापोरेशन करेंगे। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो देखो ऑप्शन नंबर बी के लिए हमारा आंसर आएगा सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसको हम सब्लिमेशन करेंगे, ये उड़ जाएगा और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे कॉटन प्लग के अंदर। मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है कैसे होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। फिर स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। तो अगर मेटल्स हैं इंजन ऑयल कार के, तो भाई इसको तो हम मैग्नेटिज्म से देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन क्या हो जाएगा, हम धीरे धीरे जोर से वो मेटल्स को ऊपर उठवा लें, या फिर सेडिमेंटेशन यानी सारे मेटल्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, सारे तेल को निकाल लेंगे और मेटल नीचे जम जाएगा।
फिर देखो डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, तो अलग अलग जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, पत्तियां होती है, उससे अगर हमें निकालना है तो उसके लिए होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी जिससे हम पता कर लेते हैं अलग अलग चीज़ों के रंग। मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, अगर नहीं देखा है वीडियो तो एक बार जाके चेक कर लो। फिर देखो बटर फ्रॉम कर्ड, तो दही में से मक्खन बनाना है तो उसके लिए तो हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, अब तेल को निकालना है आपको, किस में से? पानी में से, तो यहाँ पे देखो इसके लिए होता है हमारा सेपरेटिंग फनल। तो फनल होता है एक सेपरेटिंग फनल, क्या करेंगे? तेल जो होता है वो ऊपर होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर नीचे रहेगा, तो पहले पानी को निकाल लेंगे फिर तेल को निकाल लेंगे। फिर टी लीव्स फ्रॉम टी, तो इसके लिए तो हम स्ट्रेनर लेके आते हैं छानने के लिए। ठीक है, चाय की पत्ती को हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास में हैंड पिकिंग। ठीक है, हम ऐसे हाथ से भी उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? टी लीव्स फ्रॉम टी। अच्छा, टी लीव्स फ्रॉम टी तो हम क्या कर सकते हैं? वो पत्ते की बात हो रही है, उसको तो हम हैंड पिकिंग, हाथ से तोड़ के निकालेंगे। फिर आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, तो मिट्टी में से आयरन के पिन को निकालना है तो उसके लिए तो हम मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। एक बड़ी सी चुंबक लाके उसके ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सारी मैग्नेट जो है वो चिपक जाएगी, सारी जो आयरन की पिन्स है वो मैग्नेट पे चिपक जाएगी। फिर व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, तो अब गेहूं के दाने को उसके हस्क यानी छिलके में से निकालना है, तो आपने देखा होगा अक्सर क्या करते हैं? बड़े से सूपड़े में लेके उसको उछालते हैं, तो क्या होता है? जो छिलका होता है वो हल्का होता है, वजन में वो उड़ जाता है और गेहूं वापस से सूपड़े में गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विनोइंग। तो आप याद कीजिए, आपने 8th स्टैंडर्ड में जब थे तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि ग्रेन्स को, धान को हम छिलके से कैसे अलग करते हैं, तो हम विनोइंग का यूज़ करते हैं। फाइन मर्ड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, तो अगर मिट्टी के पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? या तो इसको सेडिमेंटेशन, नीचे बैठने दो, या फिर इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन, ऊपर उठा लेंगे सेंटर में फोर्स देकर। ठीक है, प्रेशर लगा के एयर की हेल्प से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो भाई इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करके हमें चाय बनाना यहाँ पर सीखना है। तो देखो टेक द सॉल्वेंट, अब जिसमें घोलना है तो पानी ले लो, केटली के अंदर ले लो, हीट यानी उसको गर्म करो। सॉल्वेंट जैसे ही बॉईल होगा, पानी गर्म होगा, उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करो, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा? मिल्क। मिल्क एंड वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन बना लेंगे। देन पोर सम टी लीव्स ओवर अ सीव, तो फिर आप क्या करो, जैसे ही वो थोड़ा सा और पक जाए उसके अंदर चाय की पत्ती डाल दो। पोर स्लोली हॉट सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ओवर टी लीव्स, फिर और इसके ऊपर क्या करो? गरम जो हमारे पास में हमने मिल्क का सॉल्यूशन तैयार किया था उसको डालो। कलर ऑफ टी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर उसको क्या कर लो? फिल्ट्रेट कर लो। फिल्ट्रेट यानी उसको छान लो। जो भी टी लीव्स बच गई हैं वो इनसॉल्यूबल है, घुल नहीं रही हैं, रिमेन है यानी बची कुची रेसिड्यू, जो भी बचता है उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। ऐड रिक्विसाइड शुगर विच डिजॉल्व्स एंड द टी इज़ रेडी, और जो बची कुची शक्कर है, जो भी डालना चाहते हैं आप उसको ऐड कर दो और आपकी चाय बन जाएगी। तो ये देखो चाय बनाना भी हम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ three different substances at different temperatures and collected the data is given below। तो प्रज्ञा ने 3 अलग अलग सब्सटेंसेस को टेस्ट किया, उसका डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके लिया है और यहाँ टेबल में उसका डेटा दे रखा है। जो भी सब्सटेंस है वो 100 ग्राम्स में डिज़ोल्व किया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ अवॉइड दिस। यहाँ पे आपके पास है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आप टेक्स्ट बुक में एक बार इसको टैली कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखे हैं अलग अलग। तो बच्चों इस डेटा से क्या पता चल रहा है हमें? तो देखो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं टेबल के बेसिस पे,
What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परसेंटेज में सॉल्यूट को कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट है प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 353 केल्विन पे एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर कितना होता है, ऑलमोस्ट 25 डिग्रीज. तो what would she observe at the as the solution cools? Explain. Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility in the temperature? किस जो सॉल्ट की सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट. तो यहाँ पे इसके आंसर्स हम देखते हैं. स्टूडेंट्स देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट इतना. तो 50 ग्राम वाटर में हम पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मतलब अमाउंट डालेंगे. तो बच्चों देखो पोटेशियम नाइट्रेट का हम लोग डालेंगे 100 सॉल्यूशन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 62 ग्राम्स. ठीक है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम 62 ग्राम कहाँ से ले आई. तो बच्चों आपको टेबल दे रखा है, इस टेबल में यहाँ पे देखो पोटेशियम नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट दे रखा है 313 केल्विन पे 62. ठीक है. अब 62 यहाँ पर दे रखा है, 62 किसके लिए दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए. तो हमें बोला है 50 ग्राम के लिए कितना होगा, तो भाई 100 का आधा 50, 62 का आधा 31. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितने पे, 353 केल्विन पे एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर. तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी. तो यहाँ पे देखते हैं इसका सेकेंड आंसर होएगा, सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर एज अनडिजॉल्व्ड सॉलिड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो क्या होगा, जैसे ही हम गर्म करेंगे तो इवोपोरेट होने लगेगा कुछ वाटर, जैसे ही हम उसको ठंडा करेंगे तो वाटर की कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, वापस से थोड़ी सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, हमें सॉलिड ज़्यादा मिलेगा. फिर देखो फिर से हम थर्ड क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन. Which salt has the highest solubility at this temperature. तो 293 केल्विन पे अगर हम देखेंगे, 293 केल्विन पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, 37 ग्राम्स डिजॉल्व हो रहा है हमारा अमोनियम क्लोराइड. तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे. तो देखो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कितना ग्राम्स घुल रहा है. तो 100 ग्राम पानी में 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड घुल रहा है. फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट. अगर हम किसी भी सॉल्यूट को पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर घोलते हैं, उसके बाद जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो बच्चों सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चाशनी का, है ना. अगर आप शक्कर को घोल रहे हो, शक्कर घुलेगी नहीं उतनी जल्दी से, लेकिन आप उसको गर्म करोगे उस सॉल्यूशन को, तो शक्कर फटाक से घुल जाएगी और क्या बना देगी, चाशनी बना देगी. तो इस तरीके से ये हो गया हमारे टेबल का सॉल्यूशन. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल. सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है, प्योर सब्सटेंस क्या है, कॉलोइड क्या है और सस्पेंशन क्या है. तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता ही है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एक टाइम के बाद घुलना क्या कर देता है, बंद कर देता है. तो देखो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉलिड यानी सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड. एक बार आपने चीनी घोल ली, 2 बार घोल ली, आप तीसरी बार और ऐड कर रहे हो उसी गिलास में, तो क्या होगा, ग्लास के अंदर वो घुलना बंद कर देगी. तो डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सपोज 50 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम एट gram water at 298 Kelvin, then 150 gram of solution so obtained is the saturated solution. तो अगर शायद इमेजिन कीजिए कि 100 ग्राम पानी में सिर्फ 50 ग्राम सॉल्यूट ही घुल सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पे 298 केल्विन यानी 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस. तो क्या हो गया, तो 150 ग्राम सॉल्यूशन बन गया है और अब ये क्या हो गया है, सेचुरेटेड हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा.
प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस तो हमें पता ही है, जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल ऑफ मैटर और पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. प्योर सब्सटेंसेज ऑलवेज हैव द सेम कलर. तो अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का ही वो काम करेंगे. टेस्ट, टेक्सचर, सब कुछ ऑक्सीजन के एटम का ही होगा. उनके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर भी इक्वली मतलब इफेक्ट करेगा. एग्जाम्पल लेते, प्योर वाटर हमेशा कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस यानी बिना खुशबू का होता है, टेस्टलेस होता है, और वो 373 केल्विन यानी 100 डिग्री पे बॉईल करता है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. फिर देखो स्टूडेंट्स, कोलॉइड क्या होता है. तो कोलॉइड मैंने आपको समझाया था चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त. कोलॉइड एक तरीके से पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर के कंपैरिजन में इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है. ये सॉल्यूशन के अंदर ये दिखाई देते हैं हमको. तो देखो, कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद अ नेकेड आई बट इट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर लाइट. तो ये इतने बड़े तो नहीं होते कि हम इनको अलग कर सके, जैसे मिट्टी जितनी साइज़ के तो नहीं होते, लेकिन फिर भी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं. जैसे कि दूध और पानी कभी भी मिक्स नहीं होता. अगर हम पानी के अंदर दूध के कुछ ड्रॉप डालेंगे तो धीरे धीरे दूध के पार्टिकल क्या होंगे, पानी के अंदर घुल जाएंगे. तो हमें पता है कि दूध के पार्टिकल हैं इसमें अलग से, लेकिन हम उन्हें अलग नहीं कर सकते. द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेस एंड द मीडियम इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम. जिसमें भी सॉल्यूशन के अंदर ये मिक्स होते हैं तो इसे हम डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, और जिसके अंदर ये मिक्सचर होते हैं उसके अंदर हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं उस मिक्सचर को. Colloids are useful in industry and daily life. A colloid has following characteristics. तो ये है उसकी characteristics. तो देखो, it is a heterogeneous mixture. The size of particle of colloid lies between 1 to 100 नैनोमीटर एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. हम लोग दूध के पार्टिकल को अलग से नहीं बता सकते पानी के पार्टिकल से. फिर देखो, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल. फिर देखो, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड. हम इसको आसानी से फिल्ट्रेशन करके नहीं सेपरेट कर सकते कि भाई हम छान ले तो दूध में से पानी अलग हो जाएगा. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. They do not settle down when left undisturbed. In other words, colloid are quite stable. तो स्मोक हो गया, धुआं, फिर मिल्क है, फॉग है, क्लाउड है. स्मोक का मतलब क्या होता है, जब गैसेस और कार्बन के पार्टिकल्स मिक्स होके उड़ने लगते हैं. अब देखो, सस्पेंशन तो मैंने आपको बताई है, जो बीच में लटक रहा है ना पूरी तरह से घुल रहा है ना बिल्कुल नहीं घुल रहा है, ये थोड़ा सा घुल जाता है और फिर हमें अलग से दिखाई देता है. तो देखो, सब्सटेंस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड. जैसे हम लोग क्या कर देंगे, मिट्टी डाल देंगे पानी में या मेटल के टुकड़े डाल देंगे. The bulk of the medium, a suspension has the following characteristic. तो heterogeneous होता है, इसके साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं क्योंकि visible to naked eyes, आराम से हमें दिखता है. The particles of suspension can scatter the beam of light. ये आसानी से क्या कर सकते हैं, beam of light यानी लाइट को scatter कर सकते हैं, फैला सकते हैं. फिर देखो, इसको थोड़ा सा अब देखो, फिर देखो क्या होएगा, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर हम इसको ऐसे सॉल्यूशन को छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद सारी की सारी मिट्टी है या कील है या मेटल के जो भी टुकड़े हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूट है वो नीचे बैठ जाएगा. द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन. और हम इसे फिल्ट्रेशन यानी कि छान कर अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सोडा, वाटर, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्ट्रेटेड टी. तो होमोजीनियस क्या होता है, सोडा एक जैसा टेस्ट आता है, हवा एक जैसी है, विनेगर, फिल्ट्रेटेड टी यानी जो हम फिल्टर्ड टी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं छानी हुई, तो सबका टेस्ट एक जैसा आता है. लकड़ी यूनिफॉर्म नहीं होती, मिट्टी यूनिफॉर्म नहीं होती. तो ये हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस के एग्जाम्पल्स हो गए. अब देखो, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर. आप कैसे पता करोगे कि जो आपको कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो प्योर वाटर है. तो हमें पता है एवरी लिक्विड एज अ कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो कितना होता है,
बॉयल हो जाएगा 373 केल्विन पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, देन इट इज़ प्योर वाटर। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है तो वो प्योर वाटर है, लेकिन अगर वो 100 पे बॉयल नहीं होता है तो वो कंटामिनेटेड यानी कि मिलावटी है। इससे हम पता लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आइस यानी कि बर्फ। अब बर्फ किसकी बनती है, तो बर्फ बनती है पानी की। तो पानी क्या है हमारा, पानी हमारा होता है प्योर सब्सटेंस। फिर है मिल्क। मिल्क के अंदर तो हम मिलावट करते हैं, है ना। मिल्क के अंदर तो कोई भी चीज़ मिलावट हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, तो ये इम्प्योर होता है। आयरन देखो, आयरन हमें ज़मीन में से मिलता है तो भी प्योर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी हम बनाते हैं, ये प्योर होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी प्योर होता है, ज़मीन से मिलता है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो प्योर ही होता है, हमने लेक्चर्स के दौरान पढ़ा है। ब्रिक यानी ईंट, ईंट मिलावट होती है। वुड यानी हम लकड़ी की अगर फर्नीचर बना रहे हैं तो उसमें भी हम मिलावट करते हैं। एयर, हवा के अंदर भी क्या होती है, पॉल्यूशन, स्मोक वगैरह सब क्या होता है, मिलावट होता है। अब देखो, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर। तो भाई ये सॉइल को, सी वाटर को, एयर, कोल, सोडा वाटर, इन सबको हम मिक्सचर के फॉर्म में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशंस अमॉन्ग द मिक्सचर। सी वाटर एक मिक्सचर है, इसमें नमक भी होता है, पानी भी होता है, हवा एक मिक्सचर है, अलग अलग गैसेज होती हैं। सोडा वाटर एक मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सोडा वाटर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है। अब टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है लाइट कौन कौन स्कैटर करेगा, फैलाएगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन है, मिल्क है, कॉपर सल्फेट है और स्टार्च सॉल्यूशन है। तो बी एंड डी आर कॉलॉइड्स एंड विल शो टिंडल इफेक्ट। तो बी यानी मिल्क और डी यानी स्टार्च सॉल्यूशन, ये दोनों के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और जिसके पार्टिकल बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं और टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सॉइल क्या है बच्चों, एक एलिमेंट है, सॉरी सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है। इसके अंदर तो जीव जंतु भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, गंदगी भी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। शुगर सॉल्यूशन क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। शुगर यानी क्या है, हमारी शक्कर C6H12 ओ C6H12O6 है। फिर उसके अंदर वाटर H2O। सिल्वर क्या है, Ag एक एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। टिन एक एलिमेंट है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है। कोल क्या है, तो कोल कार्बन से बना हुआ होता है। कोल यहाँ पर हम देख लेते हैं, कोल क्या है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है। इसके अंदर और भी इम्प्योरिटीज होती है। अब यहाँ पे हमने क्लासिफाई कर लिया है, देखो मीथेन यानी CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, तो ये कंपाउंड है। सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, अच्छा शुगर सॉल्यूशन इन्होंने हम लोगों ने इस पे मिक्सचर में ले रखा है, क्योंकि इसको आप बच्चों कंपाउंड में भी ले सकते हो, लेकिन हमने मिक्सचर में इसको इस बेसिस पे लिया है क्योंकि शुगर को हम सॉल्यूट ले रहे हैं और सॉल्यूशन को हम क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, इसीलिए शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर आएगा, कंपाउंड नहीं आएगा। अगर ये शुगर इन वाटर होता तो कंपाउंड आता। तो प्लीज़ इसको एक करेक्ट कर लेना। फिर एयर, एयर क्या होती है, गैसेस होती हैं, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है, तो ये मिक्सचर में ही आएगा। सोप क्या है, तो सोप एक मिक्सचर होता है, अलग अलग मिल्क का हो सकता है, फैटी एसिड का हो सकता है। ब्लड, ब्लड भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि ब्लड में बेसिक सॉल्यूशंस भी होते हैं, अलग अलग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। तो प्लांट का बढ़ना, तो ये तो केमिकल चेंज है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, तो मिट्टी और कील मिक्स हो जाएगी तो उससे तो हम अलग कर लेंगे, फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड बिल्कुल केमिकल चेंज है क्योंकि खाना पक रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि हम उसको वापस से पिघलाकर पानी बना सकते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी एक तरीके से केमिकल चेंज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। अगर आपको कोई टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि आप 9th में हैं और केमिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं होती है, तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आपको टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर स्टूडेंट समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।